हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। ये कंजंक्शन की तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, पार्ट 1 जिसमें कि क्लॉज और फ्रेजेस के डिफरेंस को बताया है, पार्ट 2 कंजंक्शन की क्लास 2 जिसमें कंजंक्शन की डिफिनेशन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया है, तो आप उसे जरूर से देख लें अगर आप नए हैं तो। अगर आप पढ़े भी हैं पहले का तो ये क्लास तो आपको समझ में आ ही जाएगी, लेकिन शायद आपको कुछ उन दोनों वीडियोस में कुछ नया मिल जाए, क्योंकि अगर आप तीसरी वीडियो को देख रहे हैं और आपके समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज को सीखने के आप शौकीन हैं। शायद कुछ नया मिल जाए, देख लीजिए एंड आई बिलीव कि कुछ नया जरूर मिल जाएगा आपको। आइए भाई, कंजंक्शन की क्लास 3 सीखने की कोशिश की जाए। आज की इस क्लास की शुरुआत मैं करूंगा अनलेस और अनटिल से। अनलेस और अनटिल से, ठीक है ना। इन दोनों कंजंक्शन के हेल्प से बड़ा ही आसान तरीका है सीखने का, ध्यान से देखिएगा। अनलेस भी कंजंक्शन है, अनटिल भी कंजंक्शन है। मुद्दा यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। वेरी गुड। अनलेस यूज करते हैं इफ नॉट का सेंस देने के लिए, यानी कि कंडीशन इन नेगेटिव सेंस। अनटिल का यूज करते हैं टिल नॉट, टाइम का सेंस देने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको टाइम बताना हो तो अनटिल लगाइएगा, जब आपको कंडीशन बताना हो तो अनलेस लगाइएगा, पहली बात। दूसरी बात ये निकली आपकी कि अनलेस वाले क्लॉज में अलग से कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अनटिल वाले क्लॉज में अलग से कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात कि अनलेस और अनटिल जब आप किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो दैट सेंटेंस बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? वही कंजंक्शन के यूज से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कंजंक्शन के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हेनेवर यू वांट टू रेफर टू टू फ्यूचर एक्शन, जब कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो, उसमें दो फ्यूचर के एक्शंस की आप बात करते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं यूज करते। वी यूज प्रेजेंट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज। इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा। तो अनलेस और अनटिल, ये दोनों अलग अलग जो कंजंक्शंस हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में इनके साथ फायदा ये बन जाता है कि जब ये सेंटेंस बनाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और अगर दो फ्यूचर की बात करेंगे आप, तो दोनों सेंटेंस को फ्यूचर क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लिखेंगे आप जिस जो ये वाला क्लॉज होगा, यानी जो सब अनलेस अनटिल वाला जो क्लॉज होगा उसको प्रेजेंट लिखेंगे, मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखेंगे। आइए पहले कुछ बेसिक एग्जांपल्स इसे समझ लेते हैं, तब हम लोग इस पे आएंगे। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, इफ यू विल गो देयर मिस्टर चड्डा। मिस्टर चड्डा, ये एग्जांपल इधर कर दे रहा हूं। विल हेल्प यू। प्यारे दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड इट। इफ इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में, पहले लेक्चर में कंजंक्शन का, जिसमें क्लॉज और फ्रेज का डिस्क्रिप्शन किया, बताया है। तो दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस क्लॉज इज कॉल्ड द मेन क्लॉज, और सेंटेंस का नाम बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमें पहले से पता है कि अगर कोई सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, लिख भी देता हूं यहां पे ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। नोट, while referring to future actions in a complex sentence, कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो वो कंजंक्शन से पहचानेंगे। पहली वीडियो में समझा दिया कैसे पहचानेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर दो फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हो तो डोंट यूज टू फ्यूचर टेंसेस। डोंट यूज टू फ्यूचर टेंसेस, फिर करें क्या? यूज प्रेजेंट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज
सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड फ्यूचर टेंस, कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं पूरा का पूरा, इन द मेन क्लॉज। अब समझिएगा, मैं समझाना बस इतना चाहता हूं आप लोगों को कि इफ यू, जैसे कि कोई भी जो सेंटेंस है अगर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कभी आपको लगे कि इसको भी फ्यूचर में बताना है, इसको भी फ्यूचर में बताना है, तो इंग्लिश की ग्रामर ये कहती है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको लिखिए प्रेजेंट में, मेन क्लॉज को लिखिए फ्यूचर में। अब मुद्दा यह है कि अगर उसको हमने प्रेजेंट में लिख दिया है तो क्या वो प्रेजेंट हो जाएगा? नहीं। जब आप आगे आने वाले क्लॉज को देखेंगे कि फ्यूचर में लिखा गया है तो वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि जो पहला वाला क्लॉज में आपने सेंटेंस लिखा है वो भी आपका जो है कि वो भले प्रेजेंट में लिखा है, लेकिन ग्रामर ये कहती है कि उसको देख के पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट नहीं फ्यूचर ही है। जैसे एक गाना आपने सुना होगा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से नाता तोड़ देंगे हम। सुना तो होगा ही। तो अगर तुम मिल जाओ यानी जब तुम मुझे, यदि तुम मुझे मिल जाओगे तो हम जमाना छोड़ देंगे। तो ये हिंदी में दोनों फ्यूचर में ही है, गागेगी गागेगी दोनों क्लॉज में। लेकिन जब इसी बात को इंग्लिश में बताएंगे ना तो अगर तुम मिल जाओ वाला जो बात है उसको लिखेंगे आप प्रेजेंट में और आगे वाली जो बात है उसको लिखेंगे आप फ्यूचर में। तो ये दिमाग में रखिएगा आप। अब एक काम करते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड दो चार एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आप लोगों को आ जाए, घबराए ना इसमें आप। देखिए इधर मैंने यहां पे लिखा व्हेन I will meet him, I shall give him the bag। एक एग्जाम्पल ये रहा, और एग्जाम्पल लिखते हैं इधर। इफ वाला तो दे ही चुका हूं मैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, एज soon as you will reach there, you will find the box। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पे, इफ या I shall reach there before it will start। मान लेते हैं कि हमारे सेंटेंसेस हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज पाएंगे कि कंजंक्शन ये जो लगा है ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर ये तीनों के तीनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये भी बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमें पता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं, दो फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो दो फ्यूचर एक्शंस नहीं लिखते। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा जिसमें कंजंक्शन लगा रहेगा उसमें हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट, और जिसमें कंजंक्शन नहीं लगा है मेन क्लॉज है उसमें उसको लिखेंगे फ्यूचर में। तो यानी यहां से इसको काट दीजिए, व्हेन आई मीट हिम आई शैल गिव हिम द बैग। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसको बैग दे दूंगा। तो भले वो प्रेजेंट में ही लिखा हुआ है लेकिन उसका मतलब फ्यूचर ही निकलेगा, इसको देख के पहचानेंगे हम। यहाँ एज सुन एज यू विल रीच देयर, तो जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे यू विल फाइंड द बॉक्स, तुमको बॉक्स मिल जाएगा। तो एज सुन एज जो लगा है तो ये बना आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर लिखा गया है तो प्रेजेंट लिखिए, आगे के फ्यूचर से पता चल जाएगा कोई भी फ्यूचर ही है। आई शैल रीच देयर बिफोर इट विल स्टार्ट, मतलब वो शुरू हो उसके पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये बनेगा एक तो स्टार्ट्स। दूसरा एक और एरर है, ये आगे मैं किसी से मैं पढ़ा दूंगा टेंस में। यहाँ पे ये आई शैल रीच की जगह पे कर दीजिए आई शैल हैव रीच्ड। क्यों ऐसा किया थोड़ा समझा देता हूं मैं। क्योंकि ये डेडलाइन दे दिया गया कि इस काम के पहले वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इस चीज के कंप्लीशन की पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, इसलिए मैंने परफेक्ट में लिख दिया। तो आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब अनटिल अनलेस वाले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ठीक। लेकिन उसके पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूं, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, कॉमा
you will not pass the test। ठीक, ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक कंडीशन इफ क्या बताने वाला कंजंक्शन है, ये एक कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन के इफ यू डोंट फॉलो दिस कंडीशन यू विल नॉट गेट दिस रिजल्ट, यही मतलब है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो ये इफ और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, इफ नॉट, आप चाहें तो इसको हटा करके ये लिख सकते हैं, तो यहां पे वैसा ही कुछ है। देखिए कि इफ है वहां पे और इफ के साथ ये डोंट लगा हुआ है, तो आप अगर चाहें तो इसको और इसको मिला करके डायरेक्ट अनलेस लिख सकते हैं। अनलेस यू, अब डोंट हटा दीजिए, वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द टेस्ट, यू विल नॉट पास द टेस्ट, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो ये समझ में आ गया। अब मुद्दे की बात ये है कि मैंने अभी बताया कि अनलेस वाले क्लॉज में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे या नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि खुद ही नेगेटिव है। इसके साथ अगर आपने यहाँ पे ना ऐसे लिख दिया होता ना कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, तो ये गलत हो जाता। आपके किसी के मन में ये बात तो आई गई होगी ना कि चल लेकिन यहाँ तो नॉट लगा हुआ है ना, तो भाई मेरे ये क्लॉज अलग है और ये वाला क्लॉज अलग है। अनलेस का रिलेशन सिर्फ यहीं तक है, इस वाले क्लॉज से नेगेटिव बनाएगा बस इसको, इस वाले में तो अपना अलग बन गया ना, तो इसका अलग पार्ट है, तो इसमें उस नेगेटिव का इस नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो ये दिमाग में रखिएगा। तो एक केस ये कि अनलेस वाले क्लॉज में आप कभी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिखता हूं, until you read the book, you will not understand it. Until you read the book, you will not understand it. ये हमारा एक एग्जांपल है। अब एक बात तो क्लियर हो ही जाता है भाई कि अनलेस और अनटिल ये क्या हो गया। अनलेस और अनटिल जब हम किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इनके साथ फ्यूचर नहीं यूज करेंगे इन क्लॉजेस में। तीसरी बात, इनके साथ कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं इसको कि यू रीड द बुक एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट। ये दो बातें लिखी गई हैं। उधर तो नेगेटिव नहीं लिखा गया, तो क्या वो सही है? उधर फ्यूचर भी नहीं लिखा गया, तो क्या वो सही है? ये समझना है, ध्यान दीजिएगा। अनटिल यूज करते हैं, देखिए हिंदी में अगर हम बात करते हैं अनलेस बोलते हैं तो इसका मतलब जब तक ये नहीं तब तक वो नहीं। अनटिल की भी बात करेंगे तो उसका भी यही मतलब है, जब तक ये नहीं तब तक वो नहीं। लेकिन इंग्लिश में जब आप करेंगे या हिंदी में भी जब आप बोलेंगे तो जब तक कि ये तब तक कि वो नहीं। ये वाला केस बताने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि कंडीशन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं तो वहां पे ये सेम टर्म्स होते हैं, कंडीशन के लिए भी टाइम के लिए, तो वहां कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमें ये फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि किताब को जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तो टाइम की बात हो रही है कि कंडीशन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कंडीशन की बात हो रही है। तो जब आपको कंडीशन ही बताना है, जब आपको कंडीशन ही बताना है तो कंडीशन को बताने के लिए अनटिल नहीं लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं। तो कई बार लोग ये गलतियां भी कर देते हैं, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, उस एग्जांपल को देखते हैं कि क्या आप उसमें आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्जांपल आपका रहा, अनलेस you come, unless you come, I shall wait here for you. Unless you come, I shall wait here for you. What do you mean by the sentence? एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है कि अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में हम फ्यूचर नहीं यूज करेंगे, प्रेजेंट ठीक है, फ्यूचर है नहीं, तो वहां तो फिलहाल तो सही दिख रहा है, इसके साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं कि unless is used to refer to a condition whereas until is used to refer to time in negative sense, but in this particular sentence someone is saying I shall wait for you, I shall wait here for you. वेट करने की बात हो रही है, इट मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंडीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। जब टाइम की बात आ रही है तो फिर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? until। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? until you come,
आई शैल वेट हियर फॉर यू, मतलब जब तक तुम आ नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो ये जो बेसिक फंक्शंस हैं, अगर हम इनको ढंग से सीखे रहे ना तो हमें कुछ दिक्कत ही ना आए, चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, दूसरा, until it rains, until it rains, the cricket match will not be resumed. The cricket match will not be resumed. The cricket match will not be resumed. एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, अब कमेंट करके बस इतना बता दीजिए कि ये सेंटेंस गलत है कि सही। अगर आपको लगता है सही है तो फिर लिख दीजिए सर नो एरर इन एग्जांपल नंबर 2, इसको एग्जांपल लिख करके। और लगता है कि एरर है तो इसे सही कैसे करेंगे वो बोल दीजिए। ये ईमानदारी से करिए, थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा देर बाद देख लीजिएगा वीडियो को 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद, लेकिन ये काम कर दीजिए। अब देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। Until it rains, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं क्या है ये, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, समझाना आसान हो जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक टाइम स्केल है, इस टाइम स्केल पे ये पॉइंट हमारा बना हुआ है, इसको लिख देता हूं 5 PM, और एक पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं 7 PM। ये हमारे दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को समझिएगा। एक पॉइंट वो है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों ही पॉइंट्स पे। अब मुद्दे की बात ये है यहाँ पर कि किसी ने मुझे कॉल किया, बोला कि सर आप क्या कर रहे हैं, किसी ने मुझे कॉल किया, बोला कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई पूछा कब तक वहां पे रहेंगे, तो मैंने बोल दिया कि यार मैं यहाँ 7 बजे तक रहूंगा। तो 7 बजे का मतलब क्या निकला, 5 बजे से तो मैं पढ़ाना शुरू ही किया हूं, लेकिन 7 बजे तक क्या होगा कि द एक्शन विल बी इन कॉन्टिन्यूएशन। वो जो एक्शन है ना वो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूएशन में रहेगा कि जब तक 7 नहीं बज जाएगा तब तक मैं यहाँ पे रहूंगा। तो अगर आपको सेंस ऐसा देना है कि जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक रहूंगा, तो वहां अंटिल लगाइए। और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं देना चाहते, थोड़ा इनफॉर्मल स्टाइल में बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव सेंस में टिल, तो इसका ये मतलब है 5 बजे तक पढ़ाऊंगा। उसका मतलब है जब तक 5 नहीं बज जाएगा तब तक पढ़ाऊंगा। एक केस मैं पूछूंगा कि भाई आ रहे हैं क्या आप, तो आपने बोला कि हाँ सर आऊंगा, मैं कब तक आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर तब तक तो मैं आ ही जाऊंगा, 7 बजे तक तो मैं आ ही जाऊंगा। तो देखिए हिंदी में अगर बोले तो सर 5 बजे तक पढ़ाऊंगा, एक बोलता है कि 7 बजे तक तो आ ही जाऊंगा। दोनों सेंटेंस के हिंदी तो सेम है तक, लेकिन मीनिंग में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंस समझिएगा, इस वाले तक का मतलब यह है कि जब एक्शन कॉन्टिन्यूएशन में हो उस समय से लेकर के इस वक्त तक, ठीक है। 7 बजे तक तो मैं आ ही जाऊंगा, अगर ये वाला बात बताना है तो ये कॉन्टिन्यूएशन नहीं हो, कोई एक एक्शन है बाई। बाई क्या बता रहा है, वन टाइम एक्शन को बता रहा है कि या तो 7 बजे आऊंगा या 7 बजे के पहले किसी भी पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन जो आऊंगा वो वन टाइम एक्शन है और ये कॉन्टिन्यूएशन को रेफर कर रहा है। तो अगर आप इस बात को समझ गए हो तब थोड़ा इधर आते हैं। अगर ये बोला गया कि अंटिल इट रेन्स, तो अब इसका ये मतलब निकलेगा ना कि जब तक बारिश नहीं होती है, यही तो मतलब है अंटिल इट रेन्स। जब तक 7 नहीं बजेगा तब तक मैं यहां रहूंगा। I'll 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 teach here until 7 PM। इसका क्या मतलब है, जब तक 7 नहीं बजेगा तब तक पढ़ाता रहूंगा। तो यानी इस वाले स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक का हम वेट कर रहे हैं। तो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक क्रिकेट मैच को दोबारा से शुरू नहीं किया। रेज्यूम का मतलब होता है कोई चीज कहीं रोकी गई है उसको वहीं से शुरू करना। तो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हम क्रिकेट मैच को दोबारा से शुरू नहीं करेंगे। ये तो इलॉजिकल है। इलॉजिकल का कहने का मतलब ये निकल गया आपका कि क्रिकेट मैच बारिश में नहीं खेला जाता है। बारिश जब तक रुकेगी नहीं तब तक जो है कि हम उसको शुरू नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब ये होना चाहिए था कि जब तक बारिश होती रहेगी तब तक हम क्रिकेट मैच को शुरू नहीं करेंगे। उल्टा लिख दिया गया है कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक हम नहीं करेंगे। बारिश होगी तब खेलने जाएंगे, कैसे खेल लेंगे आप, उसमें गिर जाएंगे, प्लेयर के हाथ पैर टूट जाएंगे। यानी यहाँ पे जो कंजंक्शन लिखा गया है ना, ये कंजंक्शन का यूज गलत है। इस अंटिल की जगह पे एक ऐसा कंजंक्शन लगा दीजिए, जो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये मैं एक्चुअली मैं उस कंजंक्शन का यूज बताना चाहता हूं, इसलिए ऐसा एग्जांपल लिखा। लोग जनरली इसमें और जो बताने जा रहा हूं उसमें कंफ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पे अगर आपने लगा दिया एज लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग का मतलब एज लॉन्ग एज का मतलब होता है कोई ड्यूरेशन को शो करने वाला कंजंक्शन। तो यानी कि जब तक ये वाला काम होता रहेगा इस ड्यूरेशन तक क्रिकेट मैच को शुरू नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब एज लॉन्ग एज का एक्चुअली एक और मतलब होता है, ये लेंथ भी बताता है, लेंथ। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा आप लोग। लेंथ बताने के केस में जैसे हम लोग बोलते नहीं है क्या, ऐसे कि द
rope was as, मैं मान लेता हूं वैसे लिख देता हूं, as much as 5 feet. Suppose this is the example. तो अब ये जो है ना रोप, ये मच नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा लॉन्ग। अब ये लॉन्ग जो है ना, ये ड्यूरेशन नहीं बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मच आएगा कि क्या आएगा? आइए मैं समझाता हूं इस बात को, लगे हाथ तो इसे भी समझ लीजिए। जैसे कि जो मच यूज करते हैं, मच ये क्वांटिटी या डिग्री बताता है, तो एज के साथ एज लग गया। तो अगर आपको किसी चीज की क्वांटिटी बतानी है कि आई कैन ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन, तो ये क्वांटिटी की बात हो रही है, तो जब क्वांटिटी की बात हो रही है तो मच लगा दीजिए। अगर आपको नंबर बताना है तो आई कैन ईट एज मेनी चपातीज एज यू कैन, तो मेनी लगा दीजिए। लॉन्ग, लेंथ या ड्यूरेशन बताना है किसी चीज का तो लॉन्ग लगा दीजिए। किसी की क्वालिटी बतानी है तो गुड लगा दीजिए, एज गुड एज स्मार्ट एज बैड एज। मैनर बताना है तो एज फास्ट एज स्मार्टली एज क्लेवरली एज, तो ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं। कंपेयर करना है क्वालिटी का तो एज व्हाइट एज ब्लैक एज, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये टर्म्स आप दिमाग में रखे रहिएगा। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि एज के साथ यहाँ लॉन्ग आया तो अलग मतलब है, ये सबका मतलब सेम है। क्वालिटी के कंपैरिजन को शो करने के लिए आते हैं। क्वांटिटी बताना हो मच, नंबर बताना हो मेनी, लेंथ ड्यूरेशन बताना हो तो लॉन्ग। क्वालिटी का कंपैरिजन अगर करना है तो गुड लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए। मैनर बताना तो लगा दीजिए, ये भी क्वालिटी का ही कंपैरिजन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली क्लास भी समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।